नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट ले जाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की गई। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरु शरण कौर, बड़ी बेटी विंदर सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम घाट पर मौजूद थे। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। निगम बोध घाट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बनाया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर की ओर। हाथरस से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। हाथरस कांड में नया मोड़ आ चुका है। आरोपियों के वकील ने मानहानि का नोटिस भेजा है राहुल गांधी को। हाथरस कांड के बरी परिवार ने नोटिस भेजी है और राहुल गांधी को 1.5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। अधिवक्ता मुन्ना सिंह कुंडी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। बरी लड़कों के वकील ने गंभीर आरोप लगाया है और यह कहा कि दोषमुक्त हुए लड़कों के वकील ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने गंदी राजनीति की कलंक लगाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव फूलगढ़ी के मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट को लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा है। मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि इस मामले में न्यायालय 3 आरोपियों को बरी कर चुका है और न्यायालय ने इसे रेप का भी मामला नहीं माना है। फिर भी राहुल गांधी कोर्ट द्वारा बरी इन तीनों लोगों को रेप का आरोपी बताया है। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव फूलगढ़ी आए थे और वो पीड़ित परिवार से मिले थे। सितंबर 2020 में इस गांव की एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उस समय इस गैंगरेप और हत्या का मामला बताया गया था, लेकिन न्यायालय ने इसे इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने 3 आरोपी लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना था। इसमें एक आरोपी संदीप को दोषी ठहराया था। संदीप अभी जेल में बंद है और सजा काट रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव पुरोहित हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ पूरा मामला है और राहुल गांधी का एक ट्वीट और फिर उनके लिए कहा जा रहा है कि मुश्किल उनकी अब बढ़ गई है और उनके राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा गया है। जी शिवम, हाथरस में फूलगढ़ी में जो बिटिया के साथ हत्याकांड हुआ था उसमें 4 अभियुक्तों को जो आरोपी बनाया था उसमें 3 अभियुक्तों को कोर्ट माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है, जिसमें संदीप को 10 साल की गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा हुई है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है इसमें उनके जो अधिवक्ता हैं मुन्ना सिंह कुंडी, उनका कहना है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तथा एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनके द्वारा कही गई हर एक बात देश में एक अलग मैसेज फैलाती है। उनको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे किसी की प्रतिष्ठा धूमिल हो। गौरव, क्या कुछ कहा गया है वकील की तरफ से और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया जिसका जिक्र किया जा रहा है उसमें क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने? जी, अधिवक्ता मुन्ना सिंह कुंडी का कहना है कि उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट की है उसके द्वारा उनके जो तीनों अभियुक्त हैं जो न्यायालय से ससम्मान बरी हो चुके हैं, उनको उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का काम उनकी पोस्ट ने किया है। यदि वे 15 दिन के अंदर 50-50 लाख रुपए तीनों अभियुक्तों को नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आगे की अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के द्वारा कराई जाएगी। तो गौरव, राहुल गांधी के जिस ट्वीट का जिक्र हम लोग कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने बकायदा क्या लिखा था, वो उसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? जी, राहुल गांधी ने टेक्स्ट पर पोस्ट किया था कि तीनों आरोपी
जबकि वो आरोपी नहीं है। न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ये देश के संविधान को चोट पहुंचाने का काम उनकी पोस्ट ने किया है, जिसके द्वारा अधिवक्ता के द्वारा उनको नोटिस भेजा गया है। जी शिवम। गौरव, चूंकि अब राहुल गांधी ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार से मिल भी चुके हैं, तो अब इस मामले में प्राइमा फेसी तो ये कहा गया कि भाई लड़की के साथ दरिंदगी की गई है, लेकिन उस पूरी सुनवाई में कोर्ट का क्या पक्ष था, कोर्ट ने क्या कुछ कहा था और बरी किस आधार पर किया गया इनको? जी, कोर्ट ने गैंग रेप का जो आरोप था उसको सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। संदीप नामक अभियुक्त है, जिसको 10 साल की कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसके बावजूद जब राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया तो उनके अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडरी ने यही कहा है कि तीनों व्यक्ति जो अभियुक्त थे, आरोपी बनाए गए थे, उनको कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है। इसके बावजूद राहुल गांधी को देश के संविधान को चोट पहुंचाने का जो उन्होंने प्रयास किया है अपने द्वारा पोस्ट करके, यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक देश के संवैधानिक पद पर तैनात हैं, जिसके द्वारा देश में और समाज में उनके द्वारा कही गई हर एक बात का, हर एक मैसेज का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल जी, ठीक है गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जयपुर से ये बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में छोटे जिले खत्म करने पर फैसला संभव है, यानी कि इस बैठक में जो छोटे जिले हैं उनको खत्म किया जा सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का भी फैसला लिया जा सकता है। थोड़ी देर में सीएमओ में होगी ये मंत्रिपरिषद की ये बैठक। और आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भजनलाल कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए छोटे नए जिलों को खत्म करने पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो बैठक शुरू होने के आधा घंटे बाद यानी दोपहर 2:30 बजे सीएमओ में मंत्रिपरिषद की बैठक का शेड्यूल है और जिसके खत्म होने के बाद मीटिंग हुए फैसलों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इतना ही नहीं, भजनलाल सरकार एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पॉलिसी का भी अंतिम रूप दे सकती है और जिस पर आज की मीटिंग में कोई फैसला लिया जा सकता है। भजनलाल कैबिनेट में आज कई छोटे जिलों को खत्म करने का फैसला संभव है। सांचौर, खैरथल, तिजारा, शिवरापुरा, बदनापुर सिटी, दुदू और केकड़ी वो छोटे जिले हैं जिन्हें आज खत्म किया जा सकता है। तो जिलों के रिव्यू को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज निर्णय पॉसिबल है, यानी संभव है। सरकार के भीतर पहले ही इन जिलों को खत्म करने पर सहमति बन चुकी है और आखिरी निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर छोड़ा गया। इससे पहले आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सीएम आवास पर कोटा संभाग के भाजपा विधायक के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बात किया था। तो हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, आज ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, बैठक लगभग शुरू हो चुकी है और लगभग ये बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ही राइजिंग स्थान और सरकार के जो बड़े कार्यक्रम उन आयोजनों से छुट्टी होंगे, तब जाकर एसआई भर्ती का पेपर मामला हो या फिर जहां पर पूर्ववर्ती सरकार के जो छोटे जिले बनाए थे उनको खत्म करने की जो कवायद शुरू की थी उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 10 बजे के आसपास ये बैठक जहाँ पर कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक साथ ही जो बनाई गई थी, जिनमें ऐसा पेपर लीक मामले की रद्द करना है, चालू रखना है या फिर छोटे जिले थे उन छोटे जिलों पर किन किन पर सहमति बनी है, किन जिलों को खत्म करना है और किन जिलों को मर्ज करना है, इन पर भी अब चर्चा लगभग इस बैठक में पूरी होगी और मुख्यमंत्री के आखिरी आदेश के बाद ये फैसला होगा कि आखिरकार इन जिलों को खत्म करना है या नहीं, या फिर ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामला जो लंबे अरसे से अटका हुआ था, जहां छात्रों के 2 धड़े बने हुए थे। एक तरफ जो कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि परीक्षा
रद्द की जाए। तो सरकार के अंदर ही खुद के मंत्री विधायक भी इस पक्ष में है कि इस जो बैठक में फैसला लिया जाए ताकि परीक्षा को रद्द करके एक बार वापस से किया जाए। लेकिन इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक जब शुरू हुई है उससे पहले 3 दिवसीय जो संवाद संभागीय स्तर पर किया जाएगा उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। आज दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास से मुख्यमंत्री की जो वार्ता है वो संभाग वार समाप्त हुई है। अब कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उन पर सहमति बन सकती है। हाल ही में जो लॉन्च किया गया था जहां पर ERCP परियोजना जो पूर्वी राजस्थान को पानी देने की संकल्पित की गई थी उन मुद्दों को लेकर भी ये चर्चा की जाएगी। आखिरकार जो परियोजना पर तय किया गया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 स्टेट्स को चुना गया है तो कौन कौन से जिलों में पानी की सप्लाई होनी है, इन मुद्दों को लेकर भी आज मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। कुलदीप, इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन मौजूद है और कितना देर इंतजार करना होगा अभी जब ये पता चल सकेगा कि चाहे SI भर्ती परीक्षा का मामला हो और या फिर चाहे जिलों का मामला हो, छोटे छोटे जिले हैं उनको खत्म करने का मामला हो, तो कितने देर इंतजार करना पड़ेगा जब ये हमें पता चल जाएगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए इस बैठक में? देखिए ये तो ये वक्त बताने के कोई जहमत नहीं, क्योंकि इस बात में हम ये कहें कि इंतजार पर इंतजार लोगों ने किया है। SI भर्ती का ये मामला है जो पूर्ववर्ती सरकार के पेपर लीक का है और तकरीबन मुख्यमंत्री की सरकार को बने हुए, भजनलाल सरकार को बने हुए 1 साल हो चुका है। यानी 1 साल से मुद्दा अटका हुआ है और दूसरी तरफ छोटे जिलों का जो मुद्दा चल रहा है वो भी पूर्ववर्ती सरकार का ही फैसला था, उस पर भी अभी तक कोई सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। यानी कि लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। जनता और जो विद्यार्थी थे SI भर्ती मामले को लेकर और दूसरी ओर छोटे जिलों को लेकर बार बार वहाँ के जो मंत्री विधायक रहे हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं कि इन जिलों को मर्ज किया जाए, हटाया जाए। लेकिन 1 साल से ऊपर हो चुका है, मुख्यमंत्री अपने कामकाज में व्यस्त होने के चलते इन पर फैसला नहीं लिया गया और अब माना जा रहा है कि केंद्र में कैबिनेट से पहले केंद्रीय मंत्रियों के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री ने शायद इन 2 मुद्दों पर लेकर जरूर चर्चा की है और अब ये माना जा रहा है कि लगभग जो पूरा इस पे रोड मैप बना लिया गया है। मुख्यमंत्री आज इस बैठक में जरूर कोई ना कोई बड़ा फैसला करेंगे जो दोनों मुद्दों पे कोई ना कोई एक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश इस बार मुख्यमंत्री की होगी। कैबिनेट में दोनों डिप्टी CM राजस्थान के शामिल होंगे और साथ ही गोपालन मंत्री, कृषि मंत्री और इसके साथ ही राजस्थान सरकार की कैबिनेट में लगभग 10 से ज्यादा मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजा गया था, जहां पर SI भर्ती परीक्षा मामले को लेकर उनसे चर्चा की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। अब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी हाल में पहुंचे हैं, तो CMO में यह बैठक चल रही है जहां पर मुख्यमंत्री आज कुछ बड़ा फैसला राजस्थान की जनता को दे सकते हैं। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर के साथ जयपुर LPG ब्लास्ट का ये पूरा मामला और इस ब्लास्ट में 55% जुल्फ से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। तो अब तक 20 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसमें 8 और पीड़ित जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 55% जुल्फ से एक और व्यक्ति की मौत हो गई और अब तक 20 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो टैंकर में ब्लास्ट और 20 लोगों की मौत। तो जयपुर LPG ब्लास्ट का ये पूरा मामला और अब एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक 20 लोगों ने दम तोड़ दिया है और इसमें 8 और पीड़ित जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जयपुर में जो LPG ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमने खौफनाक मंजर, खौफनाक तस्वीरें देखी, जिसको देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। अब उस मामले में एक और मौत, लगभग आधे से ज्यादा उनसे एक और व्यक्ति की मौत। तो कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, LPG ब्लास्ट के मामले में कहा जा रहा है कि एक और मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए राजस्थान के अगर हम बात करें इस साल की तो लगभग दिसंबर का महीना खत्म होने पर है और पिछले 1 साल के अंदर जो सबसे भीषण हादसा हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा जनहानि और
सबसे दर्दनाक मौत लोगों की हुई है वो इसी एलपीजी ट्रक कांड को लेकर हुई है, जहां पर अब मौत का आंकड़ा 20 से पार हो चुका है। और माना ही जा रहा था, पहले जब आंकड़े शुरू में आए तो 4-5 लोगों के जो डेड बॉडीज मिली थी जहां पर वो जिंदा जले हुए थे, तो उसके बाद अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो अब तक 8 लोग अस्पताल में भर्ती है वो भी लगभग 70% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। उन्हें लेकर भी अभी कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी भी हद तक मेडिकल एक ट्रीटमेंट दिया जाए, बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जब हमने देखा कि जब मेडिकल रिपोर्ट आई है एक दिन पहले की, उसमें साफ तौर पर डॉक्टर्स ने कहा है कि 70% से ज्यादा लोग झुलस हुए हैं। उनकी कोशिश की जा रही है कि ताकि उनको बचाया जा सके, लेकिन अभी तक जिस तरह का हादसा ये हुआ है उस पर जिस तरीके का पूरा हमने देखा घटनाक्रम में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, एक छोटी सी लापरवाही के चलते इतना बड़े अग्निकांड ने रुद्र रूप ले लिया और इतने लोग इसमें स्वाह हो गए। और माना ही जा रहा था कि जब यह हादसा हुआ तो अस्पताल में जब लोगों को भर्ती कराया गया तो उनकी जान बचाने की कोशिश बार बार की जा रही थी। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। अब भी कल हमने देखा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक है उनसे मुलाकात करके बातचीत की कि उन घायलों का क्या कुछ स्टेटस है, और उसी दौरान 1 घंटे बाद ही एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। तो ये मौत का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि जो एप्रेजल की रिपोर्ट है वो अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस हादसे के पीछे की क्या कुछ वजह रही है वो भी जल्द सामने आ जाएगी, और क्या कुछ इसके वजह दोषी इसमें पाए गए, क्योंकि हमने देखा ट्रक ड्राइवर जिसकी गलती से यूटर्न लिया गया था वो तो ट्रक में बैठे बैठे ही वो दोनों खलासी और ट्रक चालक दोनों ही इसमें जलकर स्वाह हुए थे। और जो सामने से टक्कर देने वाला ट्रक था उसमें भी जो ट्रक ड्राइवर था वो भी जान गंवा चुका था। लेकिन ट्रक कंपनियों के मालिकों की पड़ताल की जा रही है। एलपीजी अगर उसमें पहुंचाया गया तो क्या सुरक्षा के क्या मापदंडों पर खरा उतरा था, क्या उसमें लेयरिंग की गई थी, और ट्रक की जो स्थिति थी वो कैसी थी, क्योंकि अभी तक ये नहीं मालूम चला है कि जिस ट्रक में एलपीजी का इतना बड़ा भंडारण किया गया था उसकी जो फिजिकल हेल्थ जो बॉडी हेल्थ थी वो कैसी थी, क्या वो ट्रक तमाम मापदंडों को पूरा किया हुआ था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन जो एक तरफ मौत का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक दुखद संदेश है इस नए साल के लिए राजस्थान के। कुलदीप, चूंकि अब जांच का तो एक अलग विषय है, वो तो जांच तो होगी ही धीरे धीरे। मेरा सवाल ये है कि अभी कितने लोगों ने दम तोड़ दिया इस पूरी घटना में और कितने लोग अभी बचे हुए हैं, उनकी स्थिति फिलहाल क्या है, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, इसमें अब तक 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल है, 2 बच्चे इसमें शामिल किए गए, बाकी पुरुष है। और अभी जो अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं वो 8 वो गंभीर घायल है। उससे पहले हमने देखा कि 4 जो घायल थे उन्हें ट्रीटमेंट देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अभी तक 8 जो लोग हैं वो 70% से ज्यादा झुलसे हुए हैं और आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया है। बर्न वार्ड में उनकी जांच की जा रही है, उनको देखरेख किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर ट्रीटमेंट से उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो आई है वो काफी नासाज स्थिति में है, आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो माना जा रहा है कि जो 8 लोग उसमें भर्ती है वो काफी संदेहजनक स्थिति में है, लेकिन कोशिश मेडिकल टीम ये कर रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन हमने देखा कि वो 8 लोगों में शुमार थे जो एक व्यक्ति ने कल दम तोड़ा, तो ये आंकड़े कहीं नहीं बढ़ रहे। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। जालौन से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई हुई और अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया। अमित कुमार सक्सेना निलंबित कर दिए गए और कई अफसर पर अभियंता और सहायक अभियंता पर कार्रवाई की गई है। कई अपर अभियंता और सहायक अभियंता पर भी कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश। सड़क की मरम्मत में भ्रष्टाचार का ये पूरा आरोप लगा है। तो आपको बता दें कि कई लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में अपर सहायक अभियंता पर भी कार्रवाई हुई है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु पांडे हमारे साथ जालौन से जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह से सड़क की मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पूरा आरोप, क्या कुछ पूरा मामला और कार्रवाई किस किस पर हुई?
जी देखिएगा, जैसे शिवम जी हम आपको बता दें, जालौन में ये बड़ी खबर है जहां एक साथ 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जहां शासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना के साथ साथ अवर अभियंता और इनके सहायक अभियंता पर कार्रवाई हुई, जहां जालौन में एक सड़क निर्माण कराई गई थी इन लोगों के द्वारा, जहां पर सड़क लंबाई ज्यादा दिखाकर उसका काम कम किया गया था, जिसके बाद इसकी विभागीय जांच शुरू हुई। जब जांच में ये लोग दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और अब शासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना के साथ साथ अवर अभियंता सुनील आनंद और इनके सहायक अभियंता विवेक कुमार पर भी कार्रवाई की गई है जी। विष्णु, चूंकि अब कार्रवाई हुई है तो क्या कुछ मतलब पूरा मामला क्या था? सड़क में भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा, क्या कुछ भ्रष्टाचार किया था इन्होंने, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, मामला ये था कि जालौन में एक सड़क का निर्माण हुआ था जिसकी लंबाई अधिक दिखाई गई थी, पेपरों पे उसकी लंबाई अधिक दिखाई गई थी, लेकिन जो जमीनी हकीकत थी उस पे लंबाई कम थी, निर्माण में भी हेरा फेरी थी, जिसके बाद लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। जब इसकी जांच हुई तो ये जो आरोप लगाए गए थे अवर अभियंता शासी अभियंता पे, ये सारे आरोप जांच में सही पाए गए थे, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई और इसके बाद इन लोगों के साथ ये बड़ी कार्रवाई की गई और इन लोगों को निलंबित किया गया है। जी सर। किस तरह की कार्रवाई? इनको नौकरी से हटा दिया गया है या सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ इसको लेकर? जैसा कि हम आपको बता दें, शासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना जो है इनको निलंबित कर दिया गया है और 2 अन्य लोग हैं, इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई और जांच शुरू भी कर दी गई है जी। ठीक है विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश, सड़क की मरम्मत में भ्रष्टाचार का आरोप और लोक निर्माण विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, जिसमें अपर सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। अमित कुमार सक्सेना निलंबित कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि इस मामले में सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार और सिख समाज की इच्छा का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए और उनके सम्मान में भी स्मारक आदि बनवाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और इन मामलों में केंद्र सरकार इनके परिवार की यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार की, सिख समाज की भावनाओं का जरूर सम्मान करना चाहिए और यही उचित होगा। तो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर बीएसपी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा कि अंतिम संस्कार वहां किया जाना चाहिए था जहां मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा थी। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।